हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए स्पेशल ब्लॉग के अंदर। मैं हूं मनीष, आप तो मुझे जानते ही हैं और हर बार मैं आपको कहीं ना कहीं घुमाता हूं। लेकिन आज का ये ब्लॉग स्पेशल इसीलिए है कि आज मैं आपको कहीं पे घुमाऊंगा नहीं, बल्कि उस जगह के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो आपने मुझसे पूछे थे। अब आपके मन में ये होगा कि क्या है वो, तो आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं केदारनाथ का इन्फो ब्लॉग, जिसके अंदर मैं आपने जो भी सवाल मुझसे किए थे अब तक मेरे केदारनाथ ब्लॉग के अंदर, यात्रा ब्लॉग के अंदर, उन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो जो लोग आज तक कभी केदारनाथ नहीं गए हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए तो यह है स्पेशल है ही, और साथ ही जो यात्रा कर चुके हैं वो भी देख लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इससे पहले ये व्लॉग जो है मैं शुरू करूं, इन्फो व्लॉग, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जो मेरी केदारनाथ यात्रा वाला व्लॉग है इसको बहुत बहुत प्यार दिया है और उम्मीद करता हूं इस व्लॉग को भी आपका प्यार मिलेगा। वैसे इसके अंदर आपको घूमने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो आपके जरूर काम आएगी। तो सबसे पहला जो सवाल आता है आपके मन के अंदर, एक यात्री के मन के अंदर, या एक जो भी उत्सुक है किसी चीज को जानने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कि ये केदारनाथ यात्रा है, इसका महत्व क्या है, क्यों है इसका इतना महत्व, ये भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारा केदारनाथ जी का ये जो धाम है, यह जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें शामिल है, सम्मिलित है। और जो ऊंचाई पर स्थित जो भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो ऊंचे हैं उनमें से ये एक है। और दूसरी खास बात जो इसे स्पेशल बनाती है कि यह जो फेमस पंच केदार धाम है, 5 मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा स्थापित किए हुए बताए जाते हैं भगवान शिव के, उनमें से यह पहला धाम है, पहला पंच केदार है। और साथ ही यह जो हमारे उत्तराखंड के छोटे 4 धाम हैं उनके अंदर भी सम्मिलित हैं। वो छोटे 4 धाम कौन से हैं वो भी आपको बता देता हूं। पहले बद्रीनाथ जी हो गए, दूसरे केदारनाथ जी हो गए, तीसरे हो गए हमारे गंगोत्री धाम, और चौथी जो है वो यमुनोत्री धाम हो गई। तो इस तरीके से ये जो 4 धाम हैं छोटे वाले, उनमें से एक है केदारनाथ धाम। तो इन्हीं सभी बातों के कारण केदारनाथ धाम यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये जो केदारनाथ धाम यात्रा है यह शुरू होती है गौरीकुंड से और समाप्त होती है केदारनाथ मंदिर तक। 19 किलोमीटर का लगभग यह ट्रैक बताया जाता है। पहले यह 16 किलोमीटर का बताया जाता था। जो 2013 में जो जल प्रलय त्रासदी आई थी उसके अंदर जो रामबाड़ा वाला जो रास्ता है वो टूट गया था, रामबाड़ा पूरा बह गया था, इसलिए नया रास्ता बनाया गया। तो लगभग अब जो रूट है वो 19 किलोमीटर का बताया जाता है सरकार के हिसाब से। और यह यात्रा कैसे की जाती है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की, यह आप देख सकते हैं मेरे केदारनाथ धाम यात्रा ब्लॉग के अंदर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप जो है यात्रा शुरू करने के लिए गौरीकुंड कैसे पहुंचे। तो बताना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम जो है, केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले के अंदर। और गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जो करना होगा काम, वो ये है कि अपने घर से आपको आना होगा नई दिल्ली तक या फिर हरिद्वार तक। इसके लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आपके घर से बस आती है, आपके स्टेट से, होम स्टेट से, आपकी सिटी से, तो आप बस के थ्रू भी आ सकते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते हैं तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो ये सब आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, आपके लिए सही क्या है, आप कौन सा तरीका चुनते हैं। नई दिल्ली का इसलिए मैंने बताया है क्योंकि वहां से जो है हरिद्वार के लिए आपको इजीली बसेस भी मिल जाती है, ट्रेन भी मिल जाती है। तो ये जो दोनों तरीके हैं आप इनसे आ सकते हैं। और अगर आप इन दोनों का ही यूज नहीं करना चाहते, आप उड़ के आना चाहते हैं, तो हवाई मार्ग के लिए जो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा रहेगा वो रहेगा देहरादून का जॉली ग्रांट। तो आपको अपनी सिटी से जो फ्लाइट लेनी होगी वो देहरादून तक की लेनी होगी। आगे का सफर जो होगा वो सड़क मार्ग द्वारा ही तय करना होगा। वैसे देहरादून से भी आगे हेलीकॉप्टर की सुविधा होती है, लेकिन वो बहुत 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 ज्यादा महंगा पैकेज होता है, वो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। जो उत्सुक होंगे वो सर्च कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अपने घर से नई दिल्ली आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद में आप या तो रेल मार्ग द्वारा या फिर बस द्वारा आप पहुंच जाएंगे हरिद्वार या ऋषिकेश। और इसके लिए आपको करना क्या है, जो ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड है वहां से बस आपको मिल जाएगी, या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सीधे जाएंगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक। और वहां से आप बाद में कोई भी मतलब जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलते हैं उनसे आप पहुंच सकते हैं ऋषिकेश के अंदर 1 घंटे के समय के अंदर अंदर। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उसमें जो शेयरिंग वाला जो ऑटो होता है उसका किराया होता है मात्र 50 रुपए। तो जैसे मैं भी कभी जयपुर से जाता हूं तो मेरी जो बस होती है, मैं नाइट में ट्रेवल करता हूं, तो मेरी बस जो मुझे लेके जाती है नाइट में, वो मुझे पहुंचाती है सुबह सुबह हरिद्वार।
हरिद्वार की जो पंतदीप पार्किंग है वहां पे, और वहां से मैं पैदल ही आ जाता हूँ सीधा हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग के रोड के ऊपर, और वहीं मुझे मिल जाते हैं शेयर्ड ऑटोज। तो मैं वहां से पकड़ के ऑटो सीधा पहुंच जाता हूं ऋषिकेश। तो वैसे आपको जो भी बसेस आगे मिल जाती हैं हरिद्वार से, अगर आप लेंगे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो आपको सीधे सोनप्रयाग तक के लिए भी बसेस मिल जाएंगी। गुप्तकाशी से आगे आता है सोनप्रयाग, जहां तक आपको कोई भी बस लेके जाएगी। इसके आगे की यात्रा या तो आप पैदल तय करते हैं गौरीकुंड की, और या फिर आप जो वहां पे शेयर्ड जीप चलती है जो 20-30 रुपए लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं पर पर्सन, आप उसके द्वारा 5 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंच सकते हैं गौरीकुंड तक। तो सोनप्रयाग तक आप कैसे पहुंचे वो भी आपको बताता हूं। तो या तो आप कीजिए हरिद्वार के अंदर सुबह सुबह वाली जो बस होती है आप उसको पकड़ेंगे, अर्ली मॉर्निंग वाली जो शायद 6 या 6:15 बजे तक चलती है। तो वह क्या करेगी, आपको शाम तक पहुंचा देगी सोनप्रयाग तक। और सोनप्रयाग से मैंने आपको बताया गौरीकुंड की दूरी है 5 किलोमीटर। तो आप चाहें तो गौरीकुंड पहुंचकर रुक सकते हैं, या फिर आप नाइट स्टे कर सकते हैं सोनप्रयाग के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन रहता है इसके अंदर कि आप ऋषिकेश से कैसे जाएं। तो ऋषिकेश से अगर आप जाएंगे तो आपको नटराज चौक जो है वहां से आपको शेयर्ड जीप मिलेगी। कहां के लिए, या तो रुद्रप्रयाग जाएंगे आप, और या फिर उससे आगे आप पहुंच सकते हैं, वक्त होता है तो गुप्तकाशी तक। तो यहां तक आपको जाने के लिए शेयर्ड जीप मिल जाएंगी, और इनका किराया भी लगभग जो है रुद्रप्रयाग तक का जो होता है वो लगभग 350 के करीबन होता है, और 450 रुपए लगते हैं करीबन गुप्तकाशी के। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको यात्रा कैसे करनी है। जो ऋषिकेश का सरकारी बस स्टैंड है वहां से जो बस जाती है लास्ट जिससे हम ट्रेवल करते हैं वो होती है 1 बजे की, जो हमें लेके जाती है श्रीनगर तक। रुद्रप्रयाग से पहले आता है श्रीनगर, और यह है उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। आप ये नहीं सोचे जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है। तो आप श्रीनगर भी पहुंचते हैं तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप स्टार्ट करते हैं तो टाइम पे आप पहुंच सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको 11-12 बजे का समय लग ही जाएगा। तो इन दैट केस आपको जाके वैसे भी रुकना तो वहीं पर है, सेम डे आपको आना नहीं है केदारनाथ धाम से। तो इस तरीके से आप पहुंचेंगे गौरीकुंड तक, ठीक है। अगला सवाल जो एक केदारनाथ धाम का जो यात्री है उसके मन में आता है वो है कि क्या केदारनाथ धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो इसका जवाब है जी हां, यह जरूरी है। 2013 में जो जल प्रलय आई थी उसके अंदर बहुत सारे लोग जो यात्रा के लिए गए थे वो लोग गुम हो गए थे, उनके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिल पाई थी, सरकार को नहीं मिल पाई थी। तो उसके बाद से सरकार ने फिर ये जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है 4 धाम यात्रा के लिए कंपलसरी कर दिया है। तो ये जो केदारनाथ धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है यह ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, और साथ ही आप जो इसके लिए सेंटर्स बने हुए हैं वहां पे भी जाकर करवा सकते हैं। इन केस अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जो कि बहुत ही सुविधाजनक होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस साइट के ऊपर http://online4dhamyatra.in। जी हां, आप इसके ऊपर जाएंगे और यहां पर आपको जो 2 चीज रिक्वायर्ड होगी वो है, एक आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका पहचान पत्र है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर वो आपका आधार कार्ड हो सकता है। तो इनमें से जो भी है आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। और साथ ही जो दूसरी चीज रिक्वायर्ड है वो है आपका फोन नंबर, और वो लगभग सभी के पास में होता ही है। तो ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जो सेंटर के ऊपर लगी हुई जो लाइन है उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप किन किन सेंटर्स के ऊपर ऐसा कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं। केदारनाथ के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए जो सेंटर्स हैं वो हैं ये। पहला है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो जैसे आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं आप यहां भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है हरिद्वार में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए ऋषिकेश बस स्टैंड। चौथा है हेमकुंड गुरुद्वारा ऋषिकेश के अंदर जो है वहां पर। 5वां ऑप्शन है आपके लिए जानकी चट्टी, जो कि आप यमुनोत्री की यात्रा करते हैं तो उस वक्त आप वहां पे कर सकते हैं। 6ठा है गंगोत्री, आप वहां भी कर सकते हैं। 7वां है गुप्तकाशी, और 8वां है फाटा। 9वां सेंटर है सोनप्रयाग, और 10वां सेंटर है उत्तरकाशी। 11वां सेंटर है पांडुकेश्वर, और 12वां सेंटर है गोविंद घाट। इसके अलावा आपके लिए ये टोल फ्री नंबर भी है जहां आप रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरी कर सकते हैं, और वो नंबर है 1800-180-4145।
इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और उसके बाद में शुरू होती है आपकी यात्रा। तो मैंने जो आपको बताया था दिल्ली से आप कैसे पहुंचेंगे हरिद्वार ऋषिकेश तक, ये तो आपको पता लग गया। एक चीज मैं उस वक्त बताना भूल गया था कि दिल्ली से ही गुप्त काशी के लिए एक ऑर्डिनरी बस चलती है उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, जो करीबन 13 से 14 घंटे का समय लेती है और आपको सीधा पहुंचा देती है नई दिल्ली से गुप्त काशी। और गुप्त काशी से जो गौरीकुंड की दूरी है वो है मात्र 35 किलोमीटर। तो अगर आप उससे भी पहुंच जाते हैं, रात्रि को वहां विश्राम करते हैं, तो सुबह सुबह भी आप स्टार्ट करना चाहें अर्ली मॉर्निंग, तो भी आपकी एक अच्छी खासी यात्रा हो सकती है बहुत ही सुविधाजनक तरीके से। तो इस बस का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके लिए यह कन्वीनियंट है तो आप इससे भी यात्रा करें। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से यात्रा करते हुए आगे जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा बीच बीच के पड़ाव कौन से हैं। तो आप जैसे ही हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं, अगला पड़ाव आता है आपका ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ऊपर ही जो पहाड़ी जो रास्ता है, यात्रा होगी आपकी, वो शुरू हो जाएगी। आप वहां पर पहाड़ी रास्तों से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए पहुंचेंगे देवप्रयाग तक। जी हाँ, देवप्रयाग। तो जिन स्थानों के नाम के आगे प्रयाग लगता है, आप समझ जाइए वहां पे 2 या 2 से ज्यादा नदियों का संगम होता है। और देवप्रयाग के अंदर जिन 2 नदियों का संगम होता है वह है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ धाम के आगे से गुजरती हुई यहां तक आती है, और दूसरी है भागीरथी नदी। इन दोनों नदियों का जब संगम होता है तो यहीं से जो आगे धारा बहती है वह कहलाती है गंगा। जी हाँ, यहीं से गंगा जी हैं वो आगे बहना स्टार्ट करती है। इससे पहले वह अलकनंदा कहलाती है और भागीरथी कहलाती है। अगर आपके पास में वक्त है तो आपको देवप्रयाग में भी जो संगम है उसका आनंद लेना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, और यहाँ पे जो मंदिर हैं आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टे कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका अगला पड़ाव होगा यात्रा के अंदर वो होगा श्रीनगर। जी हाँ, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। और अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप मेरा व्लॉग भी देख सकते हैं। श्रीनगर वाला जो व्लॉग है वो आपको चैनल के वीडियो सेक्शन में जाने पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, प्रकृति का बहुत बढ़िया नजारा यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद में जो आपका अगला पड़ाव होता है वो होता है रुद्रप्रयाग। तो देवप्रयाग की तरह रुद्रप्रयाग में भी 2 नदियों का संगम होता है, और वो 2 नदियां हैं, पहली अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ जी के चरणों को पखारते हुए आगे यहां तक आती है, और दूसरी जो है नदी वो है जो हमारे केदारनाथ मंदिर के पास से बहती हुई आती है, मंदाकिनी नदी। इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है। तो आपके पास में अगर वक्त है तो आप संगम के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो रुद्रप्रयाग जो है यहाँ भी आपके लिए, अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो 2 बढ़िया जगह है रुकने के लिए। एक जो है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम यात्रा की जो समिति की तरफ से धर्मशाला है, जो कि रुद्रप्रयाग बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, आप वहां पे रुक सकते हैं। और दूसरा वाला जो स्थान है वो थोड़ा सा दूर है, यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसके पास में है काली कमली वाले बाबा जो हैं उनकी धर्मशाला। और दोनों ही जगह जो मैं रुक चुका हूं, और मैंने जो किराया जो मुझे चुकाना पड़ा था, मुझे जो पे करना पड़ा था, वो था मात्र 400 रुपए दोनों ही जगह। तो एक अच्छी जगह आपको मिल सकती है। इन केस अगर आप रुद्रप्रयाग तक ही पहुंच पाते हैं तो आप रात्रि विश्राम वहां कीजिए और अर्ली मॉर्निंग भी आप वहां से निकल सकते हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आपको लेके जाएगा बद्रीनाथ धाम की तरफ, और दूसरा जो रास्ता है वो लेके जाएगा आपको आपकी मंजिल केदारनाथ धाम की तरफ। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केदारनाथ धाम की यात्रा वाला जो रास्ता है वही चुनना है। तो इस रास्ते पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए जो पड़ाव आएगा वो आएगा अगस्त मुनि। और अगस्त मुनि जो है जगह, वहां पे अगस्त मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है, वो भी आप देखना चाहें तो जो मेरा अगस्त मुनि वाला ब्लॉग है वो आप देख सकते हैं। आप यहां भी दर्शन कर सकते हैं, आपको 5-10 मिनट लगेंगी। मेन रोड के बिल्कुल पास में स्थित है वो। तो आपको मौका मिले तो आप दर्शन करने से चूकिएगा मत बिल्कुल भी। और यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं गुप्त काशी तक। ठीक है, गुप्त काशी के बाद में आपका अगला डेस्टिनेशन जो होगा, जो आपको मतलब रुकने पर मजबूर कर देगा, वो है सोनप्रयाग। क्योंकि इससे आगे आप न तो अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं, न ही आपको सरकारी व्हीकल या जो प्राइवेट व्हीकल हैं वो लेके जा सकते हैं। सोनप्रयाग तक आप पहुंच जाएंगे, वहां पार्किंग में आपको अपना व्हीकल पार्क करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग वहां से आप शेयर जीप के द्वारा पहुंच सकते हैं। और अगर आप में अगर ज्यादा श्रद्धा है तो जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है आप 11 नंबर की गाड़ी यानी कि पैदल यात्रा करते हुए भी तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो केदारनाथ धाम वाला जो ट्रैक है वह 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 19 + 5 किलोमीटर, इसका मतलब 24 किलोमीटर का यह ट्रैक आपके लिए हो जाएगा। यह आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं। इस तरीके से अब आप तैयार हो चुके हैं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए।
तो गौरीकुंड से आप जो है केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए भी आपको बस एक ही रास्ता है, वो है थल मार्ग वाला, लेकिन उसके साधन कई हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। वो आप कर सकते हैं जो मेरा फेवरेट तरीका है, 11 नंबर की गाड़ी, यानी कि पैदल। जी हाँ, पैदल यात्रा करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अगर यार दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में जाएंगे तो इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है, इससे बढ़िया जरिया कोई नहीं है केदारनाथ धाम यात्रा करने का। थोड़ा पसीना आएगा, थोड़ी थकान होगी, लेकिन आप रास्ते में रुकेंगे भी, प्रकृति का आनंद भी लेंगे, तो फिर आपकी जो यात्रा होगी यह अविस्मरणीय यात्रा जो होती है ना, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, वैसी यात्रा हो जाएगी। और पैदल यात्रा के अलावा जो और दूसरे साधन हैं जो थल मार्ग से आपको मंदिर तक ले जाते हैं, वो होता है कंडी यात्रा। जी हाँ, कंडी यात्रा मतलब कंधे के थ्रू। आपने देखा होगा केदारनाथ फिल्म के अंदर सुशांत सिंह जो है एक टोकरी बांध के रखते हैं पीछे पीठ के ऊपर, जिसके अंदर वो सोहा अली खान को लेकर जाते हैं। वैसे सोहा अली खान की जगह जैसे कोई बूढ़े जो लोग हैं जिनका वजन कम है, वो लोग इससे यात्रा कर सकते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो हैं इससे यात्रा कर सकते हैं। बड़े मजबूत होते हैं वो लोग, पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, उनकी बॉडी जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो कंडी यात्रा इस तरीके से होती है, और इसके अंदर जो है किलो के हिसाब से भी चार्जेस होते हैं। तो इस कंडी यात्रा के जो चार्जेस अभी इस साल के लिए हैं वो है ये। तो ये जो चार्जेस हैं यह गवर्नमेंट जो होती है हर साल डिसाइड करती है। इनमें कभी भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो चेंजेस होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो लगभग इसके आसपास ही होगा। कंडी यात्रा के बाद में जो दूसरा तरीका है वो है दंडी यात्रा, यानी कि पालकी द्वारा यात्रा। पालकी द्वारा यात्रा करना किनके लिए सही होगा? जिनका वजन बहुत ज्यादा है, या जिनकी चलते चलते सांस फूल जाती है, और जिनके मन में भगवान केदारनाथ के भोले बाबा के दर्शन करने की अति उत्कंठ इच्छा है, उन लोगों के लिए। तो सिर्फ वही लोग पालकी से यात्रा करें। जो लोग थोड़ा बीमार हैं वो कर सकते हैं। वैसे ज्यादा बीमार लोगों को यात्रा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशंस हो सकती है वो आपकी सेहत को थोड़ा सा और बिगाड़ सकती है। तो आप जब यात्रा करने लायक हो तभी आप ये यात्रा करें। और पालकी यात्रा के भी जो चार्जेस होते हैं वो भी वजन के हिसाब से होते हैं, सरकार ने तय कर रखे होते हैं, और इनके अंदर भी जो है बिना किसी पूर्व सूचना के वो लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो जो चेंजेस होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो कैसे है उस यात्रा के चार्जेस वो भी जान लीजिए। तो अगला जो जरिया है जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक, वो है टट्टू, पोनी या फिर खच्चर। जी हाँ, पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने का एक अच्छा साधन होता है, लेकिन जो टट्टू की यात्रा भी जो करते हैं, ये मान लीजिए आपकी कमर में अच्छा खासा दर्द होगा, प्लस थोड़ा सा गिरने का भय भी बना रहता है। और जो मेरी जो केदारनाथ धाम यात्रा वाला जो ब्लॉग है उसके अंदर तो मैंने सामने गिरते हुए देखा था, एक जो सज्जन थे वो खच्चर से गिर गए थे, उनके थोड़ी चोट भी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हर खच्चर आपको गिरा देगा, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। और इसके अंदर भी जो होते हैं आप दो तरीके से पैकेज ले सकते हैं। एक होता है वन वे वाला, दूसरा होता है जो दोनों तरफ राउंड ट्रिप जो होती है, आप वो करना चाहते हैं तो वो। और इसके साथ में ही जो बीच के कुछ एक पड़ाव हैं, अगर आप वहां से आगे तक चलना चाहते हैं, जैसे थोड़ी दूर आप पैदल चलना चाहते हैं और उसके बाद में आप टट्टू के थ्रू यात्रा करना चाहते हैं, तो वो सुविधा भी अवेलेबल है। लेकिन जो टट्टुओं का स्टैंड है उसके लिए आपको लगभग आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। जी हाँ, जो गौरीकुंड है वहां से आधा किलोमीटर ऊपर जब आप जाएंगे तब आपको जो पोनी स्टैंड है वो मिलेगा, और वहां पे आपको क्या क्या चार्जेस चुकाने पड़ेंगे वो है ये। और ये जो चार्जेस हैं इनके अंदर भी जो है सरकार कभी भी परिवर्तन कर सकती है। वहां का जो प्रशासन है वो इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो एक जो रफ बजट है आपको इस यात्रा का पता है, उसके हिसाब से आप पैसा लेके चलिए। और मैं तो यही कहूंगा कि यात्रा के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैश लेके चलना चाहिए। तो ये थे थल मार्ग से यात्रा करने के तरीके। अब जो वायु मार्ग यानी कि जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो ये जो DGCA है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, इसके द्वारा जो ये हेली सर्विस है यह चलाई जाती है, संचालित की जाती है। इसके लिए जो है ये DGCA कुछ एक जो कंपनीज है उनको लाइसेंस दे के रखता है। और इसके अंदर जो प्रमुख है वो है पवन हंस, आर्यन, हिमालयन हेली और कुछ एक और हैं।
तो इस साल किन किन को मिला है ये थोड़ा सा आप गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे अभी फिलहाल चार धाम यात्रा प्रॉपर वे में शुरू तो नहीं हुई है। जहां तक पता चला है कि जो वहां के आमजन हैं उत्तराखंड वाले, उन्हीं के लिए यात्रा शुरू होगी। लेकिन यह यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है और ये तो शुरुआती महीना है। तो मुझे उम्मीद है हमारे जैसे जो लोग उत्तराखंड के बाहर रहते हैं इनके लिए भी यह यात्रा शुरू होगी। तो उस वक्त आप इनमें से किसी के ऊपर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर सर्विस का जो है पैकेज ले सकते हैं। इसके लिए आप वन वे वाला जो है वो भी ले सकते हैं और चाहे तो राउंड ट्रिप वाला भी। अब यह आपकी मर्जी है, आप कैसे जाना चाहते हैं। आप हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहते हैं और वैसे ही वापस आना चाहते हैं तो आपको राउंड ट्रिप लेनी होगी। लेकिन अगर आपको चढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस वाला जो जाने का जो है रूट वो चुन सकते हैं और आते वक्त आप पैदल पैदल धीरे धीरे आ सकते हैं। तो आपको दोनों यात्राओं का मजा मिल सकता है। अब आपको बताता हूं कि जो हेली सर्विस वाली जो सुविधा है आपको किन किन स्थानों से मिल सकती है। पहला स्थान है फाटा, दूसरा स्थान है सिरसी और तीसरा स्थान है गुप्त काशी। लेकिन अगर आप गुप्त काशी चुनते हैं इस यात्रा के लिए तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो यात्रा के चार्जेस हैं वो फाटा और सिरसी के मुकाबले थोड़े से ज्यादा हैं। और ये पैकेजेस कैसे हैं ये भी आपको बताता हूं। अगर आप फाटा से केदारनाथ जाते हैं और आपका जो वन वे वाला आपने रूट चुना है तो आपको पे करने पड़ेंगे 2360 रुपए, यानी कि 2360 रुपीज। और अगर आप राउंड ट्रिप ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 4720 रुपए, यानी कि 4720 रुपीज। अब आते हैं हम सिरसी पर। सिरसी से अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो वन वे के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2340 रुपए, यानी कि 2340 रुपीज। और अगर आप राउंड ट्रिप ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 4680 रुपीज, यानी कि 4680 रुपए। और अब आते हैं हम गुप्त काशी पर। जी हां, गुप्त काशी से अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा जाते हैं केदारनाथ तो आपको वन वे के लिए पे करना होगा 3875 रुपए, यानी कि 3875 रुपीज फॉर वन वे। और अगर राउंड ट्रिप आप ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 7750 रुपए, यानी कि 7750 रुपीज। तो ये थे हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करने के 3 स्थान और उनकी जो टिकट्स हैं उनके चार्जेस। अब मर्जी है आपकी कि आप कौन सा स्थान चुनते हैं, क्योंकि धन है आपका, मर्जी है आपकी, धन है आपका। तो सोच समझ के आप निर्णय कीजिए। तो इस तरीके से हेलीकॉप्टर सर्विस द्वारा आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ के हेलीपैड पर। लेकिन आपको बताना चाहूंगा वहां पे भी 2 हेलीपैड्स बने हुए हैं। एक है आमजन के लिए और वहां से आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए जो दूरी तय करनी पड़ती है वो है लगभग 700 मीटर। अब इतना तो आप चलेंगे ही, इतना चलेंगे तो ही मजा आएगा। दर्शन के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना जरूरी है। और बताना चाहूंगा ये कोई बहुत ज्यादा चढ़ाई नहीं है, बस लगभग समतल सा है रास्ता। थोड़ी सीढ़ियां हैं जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट ऐसे आपको ऊंचा नहीं चढ़ना पड़ता है। तो ये 700 मीटर तय करके आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर तक। जिस यात्रा को आप करने का सपना देख रहे थे, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आप उनके धाम तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा वाला जो हेलीपैड है वह केदारनाथ मंदिर के राइट हैंड साइड पे स्थित है। और वह जो है वहां के पुजारियों के द्वारा या फिर जो वीआईपी जो गेस्ट होते हैं, वीआईपी हस्तियां जो होती हैं, वो उसके द्वारा वहां पे दर्शन के लिए पहुंचती है। और ऐसी ही एक वीआईपी हस्ती से मेरी कहते हैं ना कि मुलाकात तो यही कहूंगा कि आमने सामने हम लोग थे। वो थे सुपरस्टार रजनीकांत। जी हाँ, साउथ वाले सुपरस्टार रजनीकांत जो हैं वो भी उसी वक्त दर्शन करने के लिए आए थे और आप उनकी एक झलक देख सकते हैं मेरी केदारनाथ यात्रा वाले व्लॉग के अंदर। तो वो उतरे थे बिल्कुल मंदिर के राइट हैंड साइड में और कुछ कदम चलते ही वो सीधा मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गए थे। लेकिन हम लोग तो हैं आम जनता, और आम जनता जो जिस रास्ते को पार करते हुए भोले बाबा तक पहुंचती है उसमें दर्शन करने का एक अलग ही मजा है। तो अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर कि केदारनाथ धाम की जो यात्रा आप शुरू करते हैं इस दौरान आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। तो जो खास जरूरी चीजें इस यात्रा के लिए आपके पास होनी चाहिए उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर है दवाइयां, यानी कि मेडिसिन। और वो भी कौन सी, आपको जुकाम हो जाए तो जुकाम की, बुखार की, लूज मोशंस की भी, बिकॉज आप यात्रा करते हैं तो पानी अगर चेंज होता है तो वैसा भी हो सकता है। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन की जो बेसिक जो होती है दवाइयां, ये आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर।
दूसरी जो चीज आपके पास में होनी चाहिए वह है एक अच्छी टॉर्च आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि आप यात्रा शुरू करते हैं। इन केस अगर आपको देरी हो जाती है तो ध्यान रखिए पहाड़ों के ऊपर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, शाम होते ही आप देखेंगे अंधेरा हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर आपके पास में होनी चाहिए टॉर्च, ताकि आप रास्ता देखते हुए आगे बढ़ सकें। तीसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है वह है एक अच्छा रेनकोट या फिर बरसाती, क्योंकि केदारनाथ जी की जो यात्रा है इस दौरान मैं 2-3 बार गया हूं जैसे, तो उस दौरान जो है बारिश होती ही होती है। लगभग 1 से 2 बजे का जो वक्त होता है उस दौरान बारिश होती है, और अगर आपने यात्रा अगर शुरुआती महीनों में की है तो उस दौरान आपको वैसे भी बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो आपके पास में एक अच्छी बरसाती, मजबूत बरसाती होनी चाहिए। ऐसी नहीं हो कि आप यूज करें और वो चलते चलते ही फट जाए, तो वो आपको लेके चलनी है। फिर उसके बाद में आपके पास में जो चीज होनी चाहिए वह है एक अच्छा वाटरप्रूफ बैकपैक। जी हाँ, पीछे आप टांग के उसको अपनी जरूरत का जो खास सामान है यात्रा का वो आप लेके जाएंगे तो वह भीगेगा नहीं। और इसके बाद में आपको जो चाहिए वह है उस बैकपैक के अंदर आपके पास में होनी चाहिए थोड़ी सी चॉकलेट बार्स, साथ में ही ड्राई फ्रूट्स भी आप रख सकते हैं, खजूर रख सकते हैं। आपने देखा होगा केदारनाथ यात्रा वाले ब्लॉग के अंदर जो गोरखपुर वाले अंकल थे, उन्होंने हमें खाने के लिए, मुझे और हिमांशु को, उन्होंने खजूर दिए थे, और साथ ही वो लेके आए थे वहीं का यूपी का जो गोरखपुर के पास का एक जो गुड़ होता है वह खाने के लिए दिया था। और उसको खाने के बाद में सही बता रहा हूं आपको, हमने काफी एनर्जी महसूस की थी। तो आप ऐसी चीजें जो हल्की हों, आपके पेट में भी हल्की रहें लेकिन आपको एनर्जी ज्यादा दे, वो आपको लेके चलनी है। आप चाहें तो थोड़ी नमकीन स्नैक्स जो लाइट होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, वो भी आप लेके चल सकते हैं। यह चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यात्रा के दौरान आपको वहां पे भी बीच के अंदर आपको बिस्किट वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन उनके चार्जेस जो आपके सामान्य चार्जेस होते हैं उससे थोड़े ज्यादा होंगे, दुगने हो सकते हैं। बिकॉज वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है उसकी वजह से उनकी रेट्स बढ़ जाती है। तो खाने पीने का सामान अगर आप घर से मठरी वगैरह भी लेके चलते हैं, मम्मी लोग प्यार से बना के देती है यात्रा के लिए, तो अगर आप वो भी लेके चलते हैं तो वह भी आपके लिए काफी अच्छी होगी। और साथ ही आप थोड़े से फ्रूट्स भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर लेंगे अगर आप तो आपको महंगे मिलेंगे। इसके बाद में आती है बात नेक्स्ट चीज की, वो है आपके पास में होने चाहिए अच्छे कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज, क्योंकि आपको यह यात्रा पैदल तय करनी है। तो आपके पैर अगर सुविधाजनक तरीके से नहीं पड़ेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा, आपको यात्रा करने में तकलीफ होगी, और अच्छे क्वालिटी के शूज नहीं होंगे, अगर बीच में टूट गए तो वह आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। तो अच्छे ट्रैकिंग शूज जो हैं वो आप जरूर लेके जाएं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको महंगा लेना है, मैं यही कह रहा हूं कंफर्टेबल और जो अच्छे मजबूत हो वही आपको लेने हैं। इसके बाद में जो चीज आपके पास होनी चाहिए वह है कंफर्टेबल लोअर, आप जो पहन के चलेंगे वह होना चाहिए। लेडीज के लिए है कि वो सलवार सूट में अगर जाएंगी या लोअर्स में जाएंगी तो थोड़ा इजी रहेगा। साड़ी के अंदर यात्रा थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो वह भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह सब आपकी कंफर्ट के लिए है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है आपको यात्रा कैसे करनी है। मैं तो सिर्फ आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि आपको सहूलियत कैसे होगी। आपके पास में 2 और चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है पावर बैंक। जी हाँ, अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं फोन से और अगर फोटोग्राफ्स पे क्लिक करना चाहते हैं, तो अगर आपका फोन चार्ज नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप पावर बैंक साथ में रखिए, यात्रा के दौरान आप चलते चलते भी उससे अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। और लास्ट में जो चीज बता रहा हूं वह बहुत ही काम की चीज है, और वह जो है ऐसी जो दुर्गम यात्राएं होती है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे वह काफी असर करती है, और वह है कपूर। जी हाँ, आपको अपने साथ में कपूर भी रखनी चाहिए। तो जहां पे आपको थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस जो होती है अगर वैसी फील होती है तो आप उस पोटली में बांध के उस कपूर को सूंघते हुए आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिलेगी इस चीज से। तो ये सारी चीजें आप अपने पास जरूर रखिएगा जब भी आप यात्रा शुरू करते हैं। अगला सवाल जो हर यात्री के मन में होता है वो होता है यह कि यह जो यात्रा है कौन से महीने में की जाए। वैसे तो जो केदारनाथ धाम यात्रा जो होती है 4 धाम यात्रा की तरह ही उसी का हिस्सा है, तो लगभग 6 महीने तक ये चला करती है, और मई से लगभग जैसे ये शुरू होती है और अक्टूबर तक ये चला करती है। वैसे जो केदारनाथ धाम के जो मंदिर के जो पट बंद होते हैं वह होती है तिथि भाई दूज की, दीपावली के एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे केदारनाथ धाम के जो पट हैं वो बंद हो जाते हैं लगभग 6 महीने के लिए। और उस दौरान जो है भगवान केदारनाथ जो है वो उखीमठ में ही विराजते हैं।
तो यात्रा के जो शुरुआती महीने होते हैं मई जून, इस दौरान जो होता है वहां पे आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि श्रद्धालु जो होते हैं सबके मन में यही होता है कि लगभग 6 महीने तक जो दर्शन नहीं कर पाए थे, सबसे पहले जाके मैं दर्शन कर लूं भोले बाबा के। इस वजह से वहां पे भीड़ ज्यादा होती है और यही कारण होता है कि जो धर्मशाला, जो होटल्स होते हैं, इनके चार्जेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप यात्रा शुरू करें तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप पहले से अपने रूम की बुकिंग कर लें, ताकि आपको ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े कि आप रूम्स के लिए भटक रहे हैं। आपकी जो यात्रा का जो है ना मजा किरकिरा हो जाएगा अगर आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो। और वहां पे जो होता है रात्रि में टेम्परेचर हमेशा ही कम होता है, तो जो मई जून के महीने हैं इसमें भी अच्छी खासी ठंड होती है। तो आप पहले बुकिंग कर ले इन महीनों के दौरान। और ये जो जुलाई अगस्त के महीने होते हैं, यह होते हैं मॉनसून के महीने, यानी कि यहाँ पे झमाझम बारिश होती है। इस दौरान जो यात्री होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, उनका फुटफॉल थोड़ा सा कम हो जाता है और इस वजह से जो होटल्स और जो धर्मशालाएं हैं इनके चार्जेस भी कम हो जाते हैं। तो वैसे तो एडवाइजेबल नहीं होता है कि पहाड़ों के अंदर आप बारिश के महीनों में यात्रा करें, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये महीने हैं, इसके अंदर आपको कम पे करना पड़ेगा। मई जून जुलाई अगस्त के बाद में जो बाकी के 2 महीने बचते हैं, सितंबर और अक्टूबर, इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि सितंबर के महीने में भी बारिश होती है, तो इस वजह से इसके अंदर भी चार्जेस थोड़े से कम होते हैं। और जो अक्टूबर का महीना है यह मेरा फेवरेट महीना है। मैंने हिमांशु के साथ में जो यात्रा की थी वह अक्टूबर के महीने में ही की थी और उस वक्त जो है बहुत साफ मौसम था, इस वजह से हमें दूर के नज़ारे भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे थे। तो जो दिल जो होता है वो ज्यादा गार्डन गार्डन हो जाता है जब नज़ारे मिलते हैं इतने प्यारे प्यारे। तो अक्टूबर के महीने में आपको भीड़ थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन बारिश के महीनों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बेस्ट मौसम होता है यह, इस दौरान आप दर्शन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला सवाल जो आपके मन में होगा वो यह है कि ये होटल्स या धर्मशालाओं के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं यहाँ पे आप किसी भी जगह जाते हैं तो वह 500 रुपए से स्टार्ट होते हैं और 2-2.5-3 हजार तक आपको उसके अंदर रूम्स मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपको वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, प्लस वह मंदिर से कितना दूर है। मंदिर के पास की धर्मशालाओं में आप अगर जाएंगे या फिर जो गेस्ट हाउस है वहां पे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जाहिर सी बात, आप मंदिर के पास में रुकेंगे तो आपको सुविधा भी है। होटल्स और धर्मशालाओं के साथ ही आप रुक सकते हैं जो GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से जो टेंट्स लगाए जाते हैं, तंबू जो होते हैं, उनके अंदर अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप वहां भी रुक सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि मैं वहां जाकर बुक कर लूं तो यह आपका किस्मत के साथ खेलना ही होगा। अगर आपकी किस्मत साथ देगी तो आपको उस वक्त वहां पे ऑक्यूपेंसी मिल सकती है, अदरवाइज आपके लिए वो जगह फुल ही मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इस सुविधा का लाभ उठाते हैं क्योंकि इसके चार्जेस कम होते हैं। लेकिन आप अगर जाएं और आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसकी बुकिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन जाके आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आपके मन में एक और जो सवाल हो सकता है वो ये है कि अगर आप सोलो ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपका लगभग कितना बजट होगा इस यात्रा के लिए। तो मैं आपको ये जो बताने वाला हूं यह है हरिद्वार से केदारनाथ धाम मंदिर तक का, और इससे वापस आप हरिद्वार तक पहुंच जाए इसका एक अनुमानित खर्चा। तो सबसे पहले जो आता है ट्रेवल एक्सपेंसेस की बात आती है। आप अपने घर से पहुंच चुके हैं हरिद्वार तक, और वो कितना खर्चा है ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप अपना देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके घर से जो है हरिद्वार तक का कितना आपको फेयर पे करना पड़ेगा, बस से या ट्रेन से, ठीक है। तो उसके आगे आप यात्रा शुरू करते हैं तो आप बस द्वारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा अगर आप जाते हैं, बस द्वारा या शेयर्ड जीप जो होती है, रूट को अगर ब्रेक करते हुए जाते हैं कि जैसे आप हरिद्वार से पहुंच गए श्रीनगर या रुद्रप्रयाग और आगे से आप बाद में फिर वहां पे शेयर्ड जीप द्वारा आगे पहुंचते हैं, तो आप मान लीजिए लगभग 1000 रुपए के अंदर आप पहुंच जाएंगे हरिद्वार से गौरीकुंड तक। उसके आप आगे जो है वो पैदल यात्रा करेंगे तो पैदल चलने का वैसे तो कोई खर्चा होता नहीं है, तो आपका वहां पे खर्चा लगेगा नहीं। बात आती है खाने की। खाने पीने का भी अगर आप मिला के देखेंगे सारा, तो आप मान लीजिए करीबन 1 से 1,500 रुपए के अंदर एक बंदा आराम से खा सकता है। 2 से 3 दिन की जो यात्रा होती है इसके अंदर। वैसे जो बैकपैकर्स होते हैं वो बहुत सोच समझ के ही चीजें डिसाइड करते हैं, उसी हिसाब से वो पैसा खर्च करते हैं और वैसे ही वो खाते हैं। अगर आप घर से कैरी करके चल रहे हैं खाने पीने की चीजें तो आपको बाहर स्पेंड कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आप मंदिर से वापस आते हैं गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड से आप वापस आते हैं हरिद्वार तक, तो आपको पे करना पड़ता है उसके लिए भी 1000 रुपए करीबन।
तो 1000 रुपए ये हो गए, और 1500 रुपए अगर आप मानते हैं तो लगभग 3500 रुपए आपका खाने पीने का खर्च हो गया। इसके अलावा आता है जो खर्चा, वो होता है आपका नाइट स्टे का केदारनाथ धाम के अंदर। अगर आप रात्रि विश्राम वहीं करते हैं तो आपको वही मान लीजिए आप मैक्सिमम 2000 के अंदर अंदर, वो भी कब होगा कि जब मान लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ है, तब जाके आपको लगभग 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं। वैसे आपको 500 से 800 के अंदर आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 2000 भी इसमें काउंट करते हैं तो आपका कितना खर्चा हुआ, 5500 रुपए। तो एक सोलो ट्रेवलर जो है वो यह मान के चलिए कि 5500 के अंदर हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक की और वापस हरिद्वार तक की यात्रा कर सकता है। अगर आप अकेले न जाके अपने दोस्तों के साथ में जाएंगे तो यह जो खर्चा 5.5 तक का लगभग मैंने बताया है, यह और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो होटल वाला जो आप रूम शेयर करेंगे उसके अंदर भी आपको शेयरिंग मिल जाएगी, वो आपके पैसे कम हो जाएंगे। और दूसरा, खाने पीने का भी जो सामान अगर हम एक साथ खाते हैं 3-4 लोग, तो आप बिलीव कीजिए मेरी बात का कि आपको कम पे करना पड़ता है। क्योंकि एक बंदा जाके अगर एक सब्जी ऑर्डर करेगा, एक दाल ऑर्डर करेगा और चपातीज भी ऑर्डर करेगा, तो उसमें जो है थोड़ी बहुत वेस्टेज जाती है, वो बंदा उतना खा नहीं पाता है। तो थोड़ा बहुत मिला के अगर आप देखते हैं तो 3-4 बंदे इजीली कम पैसे के अंदर भी ज्यादा खा सकते हैं और आपको बचत हो जाती है। बाकी ट्रैवल जो करते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस तो आपके वैसे ही उसी हिसाब से लगेंगे। और कहते हैं ना कि किसी के साथ में आप यात्रा करेंगे तो उसका फायदा क्या है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप बातचीत करते हुए जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि रास्ता जो है कब कट जाता है। और दूसरा, इन केस किसी भी वजह से अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो आपको संभालने के लिए कोई ना कोई आपके साथ में होता है। तो सोलो ट्रैवल करने वाले ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो करते हैं ट्रैवल, लेकिन मुझे जो है या तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली हैं, या फिर जो मित्रगण हैं, उनके साथ में यात्रा करना पसंद है। मैं वैसे ही जाना पसंद करता हूं और आपको भी यही एडवाइस दूंगा, क्योंकि वैसी यात्रा जो होती है आपकी अविस्मरणीय यात्राओं में से एक हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने लगभग जो है एक यात्री के मन में जो सवाल होते हैं उन सभी सवालों के जवाब इस व्लॉग के अंदर दे दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ चूक हो गई है, भूल हो गई है, कोई सवाल रह गया है, तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूं मैं, और मैं करता भी हूं। अगर मैं बिजी होता हूं, उस वक्त नहीं कर पाता हूं, तो मैं थोड़े टाइम बाद में कर देता हूं, तो मेरे रिप्लाई आप तक हमेशा पहुंचते ही पहुंचते हैं। अब यही कहना है कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, और कमेंट करके अपने विचार पहुंचाने हैं मुझ तक। लेकिन दोस्तों, अभी टाटा बाय बाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है, और वो है हमारा वर्ड गेम सेगमेंट। जी हाँ, जिसके अंदर मैं आपको हर बार एक वर्ड देता हूं और आपको उस वर्ड वाला जो सॉन्ग होता है वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाना होता है। आज ये व्लॉग जो है केदारनाथ धाम के बारे में है, भोले बाबा के बारे में है, तो इसलिए आज जो मैं आपको वर्ड देने वाला हूं वो है भोला या भोली। और आपके लिए जो मेरा सॉन्ग है वो है ये। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे। भोले 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 शंभू, भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, खाली झोली लाया। झोली भर देंगे भोले बाबा आपकी, मेरी और सभी भक्तों की, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। तब भोले बाबा आप पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कृपा करेंगे जब आप भोले या भोली वर्ड वाला जो सॉन्ग, भजन, गीत जो भी आपके मन में आता है वो कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा देंगे। और जो लोग पहली बार इस व्लॉग के थ्रू इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे यही है कहना कि मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और आप फ्यूचर में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आपको यही काम करना है। आपको ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबाना है और साथ ही प्रेस करना है बेल आइकन को और चुनना है ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आप तक आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। है ना कितने फायदे की बात। इसी के साथ ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। और जाते जाते एक बात यही और कहनी है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो मेरा आईडी डिस्प्ले हो रहा है इसको सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।